धुंध में छुपा था घर। खामोशी में उसकी बात थी, जो भी अंदर आया उसकी किस्मत उसके साथ थी। दरवाजे ने रोका सबको, रास्ता कहीं जाता नहीं। समय के इस चाल में कोई लौट कर आता नहीं। आईना सच दिखाता पर चेहरा अपना रहता नहीं। जो घर को अपना समझे वो खुद फिर अपना रहता नहीं। शाम का समय है। एक कार बंगले के जंग लगे लोहे के गेट के सामने आकर रुकती है। ब्रेक की आवाज शांत घाटी में गूंजती है। गेट मोटी जंजीरों से बंधा हुआ है और उस पर एक पुरानी लकड़ी का बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है प्रोहिबिटेड एरिया। माया सबसे पहले बाहर निकलती है। वो ट्रैकिंग के कपड़ों में है। उसके पीछे रेवा बाहर आती है। वो धीरे से कंकड़ पर कदम रखती है। समीर ड्राइवर सीट से बाहर निकलता है। वो अपनी पीठ सीधी करता है और ऊपर उस बड़े बंगले की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर झिझक दिखती है। शानदार! समीर, देख रहे हो इसका आर्किटेक्चर? इसे कहते हैं हॉरर पैलेस। लोग कहते हैं कि यहाँ की दीवारें खून पीती हैं। आज हम दुनिया को दिखाएंगे कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं। समीर अपना फोन देखते हुए आगे बढ़ता है। माया, मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा। गांव वालों ने कहा था कि यहाँ दोपहर में भी साया रहता है, और देखो यहाँ नेटवर्क बिल्कुल जीरो है। अगर कुछ हुआ ना तो हम किसी को बुला भी नहीं पाएंगे। दीदी प्लीज वापस चलते हैं ना। यहाँ की हवा में कुछ अजीब है, जैसे कोई हमारे कान में बहुत धीरे से फुसफुसा रहा हो। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? रेवा, तू हमेशा यही कहती है। ये सिर्फ तेरी ओवर एक्टिव इमेजिनेशन है। हम यहाँ सिर्फ एक रात के लिए आए हैं। कल सुबह तक हम एक नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री के साथ यहाँ से निकल जाएंगे। अरे डर मत, मैं हूँ ना। माया आगे बढ़कर गेट को धक्का देकर खोलती है। कुंडियों की तेज चीखती हुई आवाज आती है जिससे सबको अजीब सा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद तीनों अंदर के हॉल में प्रवेश करते हैं। हॉल बहुत बड़ा है और सामने एक बड़ी सी सीढ़ी ऊपर की ओर मुड़ती हुई जाती है। टूटे हुए झूमर के कांच के टुकड़े संगमरमर के फर्श पर बिखरे पड़े हैं। अचानक सीढ़ियों के पीछे के कोने से एक परछाई अलग होकर सामने आती है। रेवा घबराकर पीछे हटती है। दादी सामने आती है। उनके हाथ में लालटेन है जो अब बुझ चुकी है और उनकी नजरें सीधे उन पर टिकी हैं। तुम लोग यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ सिर्फ मिट्टी और सन्नाटा बचा है। नमस्ते दादी, मेरा नाम माया है। हमें पता चला है कि आप इस घर की देखभाल करती हैं। हम इस जगह के बारे में एक फिल्म बना रहे हैं। हमें बस कुछ घंटे यहाँ शूटिंग करनी है। फिल्म? मौत की फिल्म बनाना चाहते हो? इस घर को अपनी तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं है। जो यहाँ की परछाइयों को कैद करने की कोशिश करता है वो खुद एक परछाई बन जाता है। दादी, हम बस अपना काम कर रहे हैं। अंदर तो तुम आ चुके हो, लेकिन बाहर जाने का रास्ता अब ये घर तय करेगा। ऊपर वाले कमरे में मत जाना, वहां वो सो रहा है। दादी ये कहकर वहां से चली जाती हैं। तीनों कुछ समझ नहीं पाते कि उन्होंने अभी क्या कहा और वहीं खड़े रह जाते हैं। रात को तीनों एक बड़े मोहकनी डाइनिंग टेबल पर अपना सामान जमा लेते हैं। समीर कैमरे के लेंस को साफ करने में लगा है और माया अपने नोट्स देख रही है। रेवा खिड़की के पास बैठी है और बाहर अंधेरा आसमान देख रही है। खिड़की पर धीरे धीरे धुंध चढ़ने लगती है। माया एक डिक्टाफोन निकालती है और उसमें अपनी आवाज रिकॉर्ड करने लगती है। सीन 4, शॉट 1। हम रक्त महल के अंदर हैं। यहाँ का टेम्परेचर बाहर से कम 10 डिग्री कम है। अजीब बात यह है कि यहाँ कोई पक्षी या कीड़ा नहीं दिख रहा। सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही है।
दीदी, वो देखो, दीवार पर वो क्या है? रेवा फायर प्लेस के ऊपर लगे एक बड़े चित्र की ओर इशारा करती है, जो कि एक ब्रिटिश काल के समय के एक परिवार की पेंटिंग होती है। उसमें बच्चों के चेहरों को किसी नुकीली चीज से खरोंच दिया गया है। केवल माँ का चेहरा साफ दिखाई देता है और उसकी आंखें इतनी बारीकी से बनी हैं कि वो रेवा की हर हरकत को देखती हुई लगती है। शायद किसी पागल ने किया होगा या फिर सालों की नमी ने पेंट खराब कर दिया। डरो मत रेवा, ये सिर्फ एक पुरानी पेंटिंग है। तीनों सहमति में सिर हिलाते हैं, बात को हल्का समझकर छोड़ देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तीनों ऊपर की मंजिल देखने का फैसला करते हैं। गलियारे में दोनों तरफ दरवाजे हैं, सारे बंद हैं। उनके कदमों से लकड़ी का फर्श चरमराता है। माया आगे आगे चलती है। उसके हाथ में तेज टॉर्च है, जिसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ती है। वो आखिर में एक दरवाजे तक पहुंचते हैं। वो गहरे सूखे खून जैसे लाल रंग से रंगा हुआ है। बाकी दरवाजों से अलग ये दरवाजा बिल्कुल नया लगता है। यही होगा वो कमरा जिसके लिए दादी ने मना किया था। समीर, कैमरा रोल करो। समीर कैमरा चालू करता है। जैसे ही माया दरवाजे के हैंडल की ओर हाथ बढ़ाती है, अचानक गलियारे में ठंडी हवा तेजी से बहने लगती है, जबकि सभी खिड़कियां बंद हैं। एकदम से ठंड बढ़ जाती है। उनकी सांसें हवा में धुंध जैसी दिखने लगती हैं। दीदी, नहीं, देखो, दरवाजे के नीचे से कुछ निकल रहा है। लाल दरवाजे के नीचे से एक गहरा काला तरल बाहर निकलने लगता है। वो ऊपर की ओर बढ़ता है, लकड़ी पर पतली नसों जैसा फैलता हुआ। कमरे के अंदर से एक धीमी लगातार खरोंचने की आवाज सुनाई देती है, जैसे नाखून पत्थर पर रगड़ रहे हों। माया पीछे हटती है। तीनों ये सब देखते हैं और तुरंत नीचे की मंजिल की ओर भागते हैं। तीनों मुख्य दरवाजे की ओर भागते हैं। दरवाजा बंद मिलता है। वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो वहां से निकल जाते हैं। वो भागते हुए किचन में पहुंचते हैं, इस उम्मीद में कि पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये नहीं खुल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाहर से इसे वेल्ड कर दिया हो। माया, हमें खिड़की तोड़नी होगी। तीनों सहमति में सिर हिलाते हैं। समीर एक भारी लोहे का बर्तन उठाता है और खिड़की पर मारता है। बर्तन कांच से टकराकर धीमी सी आवाज करता है और नीचे गिर जाता है। कांच पर उसका कोई असर नहीं होता। हम यहाँ कैद हो गए। दादी कहाँ है? उसे ढूंढो। दादी, दादी, आप कहाँ हैं? हमें बाहर जाना है। पैंट्री के अंधेरे से उन्हें एक धीमी डरावनी हंसी सुनाई देती है। ये दादी की आवाज नहीं है, ये एक छोटे बच्चे की हंसी है, जैसे वो छुपन छुपाई खेलते हुए खिलखिला रहा हो। छुपन छुपाई खेलोगे? जो पकड़ा गया वो हमेशा के लिए मेरा। तीनों ये आवाज सुनते हैं। घबरा कर वो वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वो वापस डाइनिंग एरिया में आते हैं, जहां उन्होंने अपना सामान रखा था। वहां रोशनी सिर्फ कुछ मोमबत्तियों से आ रही है। वो सभी जोर जोर से सांस ले रहे हैं। तभी समीर अपना कैमरा निकालता है और उसमें रिकॉर्ड हुआ वीडियो देखने लगता है। उसे देखते ही उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। माया, ये देखो, ये अभी रिकॉर्ड हुआ है जब हम ऊपर थे। वो फुटेज चलाता है। उसमें वो खुद को गलियारे में चलते हुए देखता है, लेकिन फुटेज में उनके पीछे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी आकृति चल रही होती है, जो रेवा की गर्दन से बस कुछ इंच दूर है। वो आकृति बहुत बड़ी है और उसका चेहरा अजीब तरह से बिगड़ा हुआ है। ये क्या है? ये तो मेरे बिल्कुल पीछे था। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। समीर, क्या तुम्हारे पास कोई और औजार है? नहीं, गाड़ी में थे। यहाँ सिर्फ मेरा स्टैंड है। अचानक सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ जाती हैं। तीनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं।
उनके जबड़े घबराहट में कांपने लगते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, रेवा का पैर फर्श पर किसी चीज से अटक जाता है। वो जगह बाकी जगह से अलग होती है। वो कालीन को उठाते हैं। नीचे एक ट्रैप डोर से हल्की सी रोशनी आ रही होती है। उन्हें लगता है कि ये शायद दादी हो या बाहर निकलने का रास्ता हो, इसीलिए तीनों नीचे उतरने लगते हैं। सीढ़ियां संकरी हैं और काई की वजह से फिसलन भरी हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उन्हें एक बेसमेंट दिखाई देता है जो किसी तांत्रिक जगह जैसा लगता है। शेल्फ पर सैकड़ों छोटी मिट्टी की गुड़िया सजी हुई है। हर गुड़िया पर एक नाम लिखा हुआ है। विक्रम 1992, सोनिया 2004। दीदी, ये देखो। रेवा कमरे के बीच में रखे एक छोटे स्टूल की ओर इशारा करती है। वहां 3 नई गुड़िया रखी होती है। वो अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, लेकिन उन पर लगे कपड़ों के टुकड़े माया की जैकेट, रेवा के स्कार्फ और अमित की शर्ट से मिलते जुलते हैं। ये औरत पागल नहीं है, ये एक शैतान है जो हमारा शिकार कर रही है। अचानक उनके ऊपर का भारी ट्रैपडोर जोर से बंद हो जाता है। वो उस जगह में फंस जाते हैं। शेल्फ पर रखी मिट्टी की गुड़िया हल्के हल्के थोड़ी कांपने लगती है। खोलिए दादी, हमें बाहर निकालिए, हमें माफ कर दीजिए, हम चले जाएंगे। पत्थर की दीवारों में एक आवाज गूंजने लगती है। ये दादी की आवाज है, लेकिन अब वो हर तरफ से आती हुई महसूस होती है। इंसान अपनी मर्जी से आता है, पर इस घर की मर्जी से जाता है। ये घर भूखा है, इसे ताजा कहानियां चाहिए। तुम्हारी यादें, तुम्हारा डर, अब सब मेरा है। अचानक कमरा गहरे काले धुएं से भरने लगता है। वो सांस लेने के लिए जूझते हैं, खांसते हैं और घुटते हैं, जैसे अंधेरा उन्हें अपने अंदर समेट रहा हो। माया की आंख खुलती है। वो अब बेसमेंट में नहीं है। वो ठंडी पत्थर की फर्श पर उसी कमरे में पड़ी है जहां लाल दरवाजा था। रेवा और समीर उसके पास बेहोश पड़े हैं। कमरा खाली है, बस दीवार पर एक बड़ा सा आईना लगा है। उस आईने का फ्रेम इंसानी हड्डियों से बना है। माया लड़खड़ाती हुई उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन आईने में दिखने वाला चेहरा उसका अपना नहीं है। उसमें वो खुद को दादी के रूप में देखती है। नहीं, ये क्या हो रहा है? समीर, रेवा, जागो। रेवा अपनी आंखें खोलती है, लेकिन वो पूरी तरह सफेद होती है। वो खड़ी होती है जैसे कोई उसे धागे से खींच रहा हो, एक कठपुतली की तरह। दीदी, डर क्यों रही हो? अब हम हमेशा साथ रहेंगे, इस घर की दीवारों के अंदर। ये कहकर रेवा अचानक हवा में गायब हो जाती है। माया हैरान रह जाती है। डर उसे जकड़ लेता है। वो जल्दी से समीर को जगाती है और फिर दोनों वहां से भागने लगते हैं। दोनों लाल दरवाजे को धक्का देकर बाहर निकलते हैं और गलियारे में आ जाते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे भागते हैं और मुख्य दरवाजे की ओर जाते हैं। इस बार दरवाजा आसानी से खुल जाता है। जैसे ही वो अंदर आते हैं, वो खुद को डाइनिंग एरिया में पाते हैं। ये क्या, हम यहाँ वापस कैसे आ गए? माया, भागो! वो फिर से मुख्य दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे ही वो एंट्रेंस हॉल से गुजरते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वो वापस सीढ़ियों की तरफ ही जा रहे हैं, जैसे उन्हें अपनी ही दिशा का पता नहीं चल रहा हो। ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? हम गोल गोल घूम रहे हैं। धूल के बीच से रेवा उनके सामने आती है। क्योंकि बाहर कोई दुनिया बची ही नहीं है, सिर्फ ये घर है। माया और समीर रेवा का डरावना रूप देखते हैं और वहां से पीछे हटकर भाग जाते हैं। वो एक कमरे में घुसते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। दोनों जोर जोर से सांस ले रहे हैं। माया बगल में देखती है जहां टेबल पर एक जली हुई मोमबत्ती रखी है। वहीं एक रजिस्टर रखा होता है। वो उसे खोलती है। उसमें उन सभी लोगों का हिसाब लिखा है जो कभी इस घर में आए हैं।
वो आखिरी पन्ना पलटती है, वहां उसे उनके नाम दिखाई देते हैं। माया की वाणी, समीर की दृष्टि, रेवा की रूह। उन नामों के पास कुछ तारीखें भी लिखी हैं, लेकिन ये तारीखें आने वाले समय की होती हैं। समीर, देखो, यहाँ लिखा है कि हम सदा के लिए यहाँ रहेंगे। ये कोई भूत नहीं है, ये एक समय का जाल है। समीर उसे देखता है और जैसे ही वो पन्ना पलटने के लिए अपना हाथ आगे उठाता है, उसे पता चलता है कि उसके हाथ गायब हो चुके हैं। माया, मेरे हाथ, मैं गायब हो रहा हूं। नहीं नहीं समीर, ये क्या हो रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? इसके साथ ही समीर धीरे धीरे हवा में गायब होने लगता है। माया डर के मारे वहीं बैठ जाती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। यहां आने के अपने फैसले पर पछताती है। कुछ देर बाद वो खुद को संभालती है और उठकर वापस गलियारे की ओर जाने लगती है। माया कांपते कदमों से वहां पहुंचती है। वो इधर उधर देखने की कोशिश करती है जैसे कोई उसके साथ हो। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ती है। पहली मंजिल पर सीढ़ियों के किनारे दादी खड़ी होती है और उसे देख रही होती है। मैं मर चुकी हूँ, फिर भी मैं यहाँ हूँ, क्योंकि ये घर एक याद है और यादें कभी नहीं मरती। अब तुम्हें मेरा काम संभालना होगा। मेरा समय खत्म हुआ। माया ऊपर देखती है। उसकी आंखों में डर है और वो रो रही होती है। अगली सुबह एक कुर्सी खिड़की के सामने धीरे धीरे हिल रही होती है। उस कुर्सी पर माया बैठी होती है। खिड़की से आती धूप उस पर पड़ती है और अब वो वैसी नहीं दिखती जैसी यहाँ आई थी। उसके हाथों की त्वचा ढीली हो चुकी है, चेहरे पर झुर्रियां हैं और आंखें धुंधली सी लगती हैं। तभी उसे बाहर बंगले के सामने एक कार के आने की आवाज सुनाई देती है। कोई आ रहा है, मुझे दरवाजा खोलना होगा। वो मुख्य दरवाजे की ओर चलती है। उसने वही फटी हुई साड़ी पहनी होती है जैसी दादी ने उसके सामने आने पर पहनी थी। बाहर गेट पर एक कार आकर रुकती है। 3 युवा लोग बाहर निकलते हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। वो अपने साथ हाईटेक उपकरण, ड्रोन और थर्मल कैमरे लेकर आए होते हैं। गाइस, ये है वो जगह, रक्त महल। कहते हैं यहाँ जो आता है वो गायब हो जाता है। चलो वायरल वीडियो बनाते हैं। बूढ़ी माया दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देखती है। उसकी आंख से एक आंसू निकलता है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत और बिना किसी भाव के रहता है। वो धुंध से भरे लॉन की ओर देखती है। दूर बरगद के पेड़ के पास उसे 3 परछाइयां नजर आती हैं, उसकी, रेवा और समीर की, जैसे वो अपनी जगह लेने वालों को आते हुए देख रहे हों। जैसे ही वो तीनों माया के पास पहुंचते हैं, अंदर आ जाओ, घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है।